नमस्कार दोस्तों, द PYQ चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा जो 2016 की थी, ये आयोजित हुई थी 2020 में, उसका सामान्य हिंदी का पूरा प्रश्न पत्र आज करेंगे। आपको बता देना चाहता हूं कि सामान्य अध्ययन का 2016 की मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र हम लोग कर चुके हैं और 2017 का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जो हमारा एक चैनल है, उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालने की कोशिश होती है। पीईटी का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और रोज लगभग शॉर्ट्स के माध्यम से भी अच्छे प्रश्नों को कवर कराया जा रहा है। ARO का एग्ज़ाम 27 जुलाई को आयोजित होने वाला है। उसके पहले 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब हर वर्ष के पेपर से लगभग 10 से 15 प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे कराएंगे। उसके साथ ही अन्य प्रश्नों को भी, जैसे यूपी PCS से या UPSC के वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन या ऐसे प्रश्न जिनका संभावना है आने का, उसको भी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का पूरा प्रश्न पत्र आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है पहला प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? धर्म, जाति, चमकीला, धन। तो चमकीला शब्द जो है वो चमक का विशेषण है। चमक नाउन होता है अर्थात विशेष्य है, उसी का विशेषण चमकीला होता है, ठीक है। धर्म का विशेषण अगर बनाया जाए तो वो धार्मिक हो जाएगा। जाति का विशेषण बनाया जाए तो वो जातीय हो जाएगा। चमक का चमकीला होता है और धन का धनी। अगला प्रश्न है कि विशेषण विशेष्य की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो 4 युग्म दिए हैं। कहता है कि कौन सा अशुद्ध है, तो पढ़ के देखते हैं। दृष्टि, दृष्टवंत, गुरु, शिष्य, मणि, रत्न, दीपक, तेल। तो अगर इन चारों को गौरपूर्वक देखा जाए दोस्तों, तो हमें ये समझ में आता है कि गुरु, शिष्य या मणि, रत्न या दीपक, तेल, ये तीनों में कहीं आपको विशेषण नज़र नहीं आ रहा है। परंतु दृष्टि, दृष्टवंत में ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि दृष्टवंत जो है वो एक विशेषण है, अर्थात कहीं ना कहीं बाकी तीनों से ये शब्द जो है युग्म, ये अलग हो जाता है। और इसी कारण से हम जो उत्तर चुनेंगे वो चुन लेंगे आपके 2 नंबर ए को, ठीक है। आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि दृष्टि का जो विशेषण बनाया जाता है वो द्रष्टव्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताइए। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो पहला ही कथन यहाँ पर अशुद्ध हो जाता है। आगे देखते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। बिल्कुल सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण का प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यह भी सही है कि उसकी क्वालिटी बताता है। अगला है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो कन्फ्यूज़न यहाँ हो सकती थी अगर आपको विधेय विशेषण के बारे में नहीं पता होता, लेकिन यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट अशुद्ध है तो हमें अपना स्टेटमेंट मिल गया है और हम ये याद कर लेंगे कि विधेय विशेषण कहते हैं अगर विशेष्य और क्रिया के बीच में विशेषण आ जाए तो इसे विधेय विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछता है, तो उसे क्या बोलते हैं? समावर्जन, समावास, समावरण या समावर्तन। तो आपको बताना चाहता हूं कि समावर्तन बोलते हैं, यानी कि रिटर्निंग और कमिंग, ठीक है। इस तरह से समावर्तन का हिंदी अर्थ लगाया जाता है, अर्थात कि लौट कर फिर से उसी रूप में चले जाना जहां से आए थे, ठीक है। तो इसको समावर्तन बोलते हैं, जो विदाई होती है उसको। अगला छांटना है दोस्तों। 5वां प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से कौन सा एक सही युग्म है? सही बताना है। तो तांडव का मांडव ये नहीं होगा। विमुक्त, मुक्त का विमुक्त ये भी नहीं होगा, क्योंकि मुक्त मतलब होता है फ्री और विमुक्त मतलब भी होता है फ्री। तो मुक्त का क्या हो जाएगा? बंधा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं तो मुक्त का ये नहीं होगा, बंधा हुआ या बद्ध होना चाहिए। विभावना का सद्भावना ये जो है गलत है। अनृत का रित ये बिल्कुल सही है। अनृत का रित जो है ये बिल्कुल सही है। विभावना का अर्थ होता है आपका, जैसे किसी चीज़ को आप सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो, वास्तविकता में नहीं है, तो वो विभावना हो जाएगा, ठीक है। तो काल्पनिक चीज़ों का कभी सद्भावना नहीं होगा। अर्थ निकाल के अगर देखते हैं तो अर्थ थोड़ा अलग हो जाएगा, विशेषोक्ति हो सकता है विभावना का। अगला प्रश्न है 6वां यहाँ पर कि इसमें विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा होगा, यानी कि एक ही अशुद्ध है, उसे आपको देखना है। तो जड़ का चेतन होता है, कुशल का अकुशल होता है और धर्म का अधर्म होता है। तो अनंत का जो होगा वो असीम नहीं होगा। अनंत मतलब खुद ही असीमित होता है, तो अनंत का
सीम होगा, सीमा में रहने वाला होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो शांत और सीमित इसका विकल्प दिया था। अगला प्रश्न है कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध बताना है, अर्थात 3 अशुद्ध दिया है, 1 शुद्ध दिया है। तो सबसे पहले ही नज़र पड़ती है अर्वाचीन और समीचीन पर। तो अर्वाचीन का अर्थ होता है प्राचीन या समीचीन। ठीक है, तो अर्वाचीन का मतलब होता है, मतलब जो विलोम होता है वो होता है प्राचीन या समीचीन। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन या समीचीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तो कोई एक अशुद्ध वाक्य दिया है। प्रश्न पढ़ते हैं। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिवादन पत्र अर्पित किया। पहला, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अगला, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। अगला, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिवादन पत्र प्रदान किया। तो एक जो अशुद्ध बताना है, अशुद्ध आपका डी है, क्योंकि अभिवादन पत्र क्या किया जाता है, अर्पित किया जाता है, दिया नहीं जाता है। इस प्रकार प्रदान करने का प्रयोग बड़ों की ओर से छोटों की ओर होता है, जबकि अर्पण का प्रयोग छोटों की ओर से बड़ों की ओर होता है। तो जब हम किसी बड़े को देंगे तो अर्पित करेंगे और कोई बड़ा हमें देगा तो प्रदान करेगा। अगला है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, यानी कि सही से किसको लिखा गया है। तो बादाम नहीं होता है, बादाम होता है। ठीक है, कच्चा बादाम। ठीक है ना, आगड़ वाला तोगड़ वाला कच्चा बादाम। ठीक, फिर अगला है रुपया। तो रुपया ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, रुपया जो होता है रुपया लिखा जाता है। ये मात्रा जो है गलत लगा हुआ है। ठीक है, रुपया लगा हुआ है। ठीक, अगला है भास्कर। तो भास्कर शब्द जो है ये आपका गलत है, क्योंकि भास्कर जो लिखते हैं सही वो भास्कर लिखते हैं, भास्कर नहीं लिखते हैं। ठीक है, हिंस्र, हिंस्र बिल्कुल शुद्ध है। हिंस्र जो है वो बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, मतलब एक कोई गलत है, उसको छांटना है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। दूसरा आदमी कौन था? दूसरा आदमी कौन था? डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ए और बी में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है ना, इसका देखते हैं कि किस तरह से होना चाहिए। जैसे तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, ये होना चाहिए, या तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, ये होना चाहिए। तो तूफान आया तो सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, ये मर गए शब्द जो है वो उचित नहीं है। तो तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और दूसरा आदमी कौन था, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दिया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसको बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति, यानी कि प्रॉम्प्ट। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रत्युत्पन्नमति मतलब होता है कि जो तुरंत से कुछ जुगाड़ सोच ले उसको बोलते हैं। दार्शनिक वह व्यक्ति जो दर्शन का ज्ञाता हो। दूरदर्शी जो दूर की बात देख लेता है या दूर तक पहले सोच लेता है। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। यह कमीज उजली है। इस वाक्य में उजली शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो देखिए, कमीज कभी भी विशेषण नहीं हो सकती, क्योंकि कमीज एक कॉमन नाउन है। ठीक, तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह क्या है, एक प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम है। तो ये सर्वनाम हो गया, ये संज्ञा हो गया, और ये वर्ब हो गया यानी कि क्रिया हो गई। तो उजली शब्द क्या होगा, एक विशेष्य है, ये विशेषण। तो उजली क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछा किसके बारे में, कमीज के बारे में, तो कमीज हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जिसके हृदय में ममता ना हो, यहाँ पर बेसिकली पूछा था कमीज शब्द क्या है, तो कमीज शब्द क्या है आपका, विशेष्य है। क्यों? क्योंकि यह जो है यह आपका सर्वनाम है, और कमीज जो है यह संज्ञा है, संज्ञा ही विशेष्य होता है। जिसके हृदय में ममता ना हो उसको बोलेंगे निर्मम। ममता ना हो तो निर्मम शब्द यहाँ पर आएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। जिसके हृदय में दया ना हो वो निर्दय होता है, और जो भय रहित हो वो निर्भीक होता है, और जिसके हृदय में ममता ना हो वो निर्मम होता है। भक्त का तद्भव क्या होगा? ठीक है ना, भक्त का होगा भगत, भक्त का होगा भगत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पश्चाताप, पुत्रवधू, पकवान, पसीना। तो अगर आप लोग तद्भव तत्सम याद करके बैठे होंगे तो पसीना का जो तत्सम होता है वो होता है प्रस्विन्न। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, देख लीजिए,
प्रस्विन्न होता है, ठीक है। पकवान बिल्कुल सही है, अधक का होता है, और पश्चाताप भी बिल्कुल सही है, ठीक है, और पुत्रवधू भी बिल्कुल सही है। तो पकवान, पछतावा और पतोहू इनके क्रमशः तद्भव हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला, तद्भव तत्सम का एक युग्म अशुद्ध है, मतलब 3 शुद्ध 1 अशुद्ध है। देखते हैं कौन सा। श्रेष्ठ का शुद्ध सेठ हो जाएगा, तत्सम पहले आएगा, तद्भव बाद में, बिल्कुल सही है। आर्द्रक का अद्रक होगा, बिल्कुल सही है। अंगिष्ठ का अग्निष्ठ का अंगीठी होगा, ये भी सही है। उपाध्याय का ओझा होगा, ये जो है सही है। तो गलत क्या हुआ, श्रेष्ठ का सेठ नहीं होगा, ठीक है, श्रेष्ठ ही का सेठ होता है। अब देखिए कितना कन्फ्यूज़न क्रिएट किया मैंने, ये अभी तुरंत आपके सामने ही गलत कर दिया। श्रेष्ठ ही का सेठ होता है, श्रेष्ठ का नहीं होता है, ठीक है। तो श्रेष्ठ ही का सेठ होगा। चलिए इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा को प्रश्न था, फसाऊ प्रश्न था। अगला प्रश्न आता है कि बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत क्या है। तो जो बहुत होता है वो प्रविशेषण होता है, ठीक है। या इसके अलावा जो ऑप्शन दिया है वो समझ में नहीं आ रहा है। नीचे भी लिखा हुआ है कि इस प्रश्न के उत्तर में परिणाम बोधक, और अगर ऑप्शन के हिसाब से चले तो निश्चित तो हो नहीं सकता, अपूर्ण भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1.5 घोड़े तो आए नहीं हैं, लंगड़े घोड़े भी नहीं आए हैं कि उनको किसी को आधे काउंट किया जाए। तुलनात्मक भी नहीं, घोड़े से घोड़े का कंपैरिजन नहीं है। अगर हमें ऑप्शन मारना होगा इस तरह के प्रश्नों का तो डी मारेंगे। अनिश्चित परिमाण बोधक, यानी कि निश्चित संख्या नहीं है लेकिन घोड़े तो आए हैं। तो बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, ये स्टेटमेंट जो है वो अनिश्चित परिमाण बोधक है, ठीक है। लेकिन बहुत शब्द जो है वो मेरे हिसाब से प्रविशेषण है, या फिर डी ऑप्शन आप लगाएंगे। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है। तो सरीखा वक्त शब्द जो है वो गुण बता रहा है कि मतलब भरत के समान भाई मिलना कठिन है, तो ये भरत के गुण को व्यक्त कर रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनके जैसा भाई मिलना कठिन है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो ये भी बता रहे हैं कि गुणवाचक विशेषण है, जबकि विशेषण वस्तु या व्यक्ति के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध कराने का आधार बनता है, तो वहाँ गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त होता है। उदाहरण है बाहरी, सुंदर, भला, लंबा आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। उन्मूलन का सही विलोम क्या होता है, तो रोपण होता है, ठीक है, ये सही विलोम है। बाकी अवरुद्ध का अनवरुद्ध होता है, समृद्ध का विनाश, निर्माण का ध्वंस, और उन्मूलन का रोपण। गगनचुंबी का अगर विलोम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, गगनचुंबी मतलब गगन को चूमती हुई, खासकर इमारतों के मतलब साथ इसका प्रयोग ज़्यादा होता है कि गगन को चूमती हुई इमारतें, तो इनका हो जाएगा आपका धराशायी, यानी कि गगनचुंबी इमारत धराशायी हो गई। तो अपोजिट वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि गगनचुंबी का अपोजिट हो जाएगा धराशायी। अगला है आघात का विलोम। आघात का विलोम हो जाएगा प्रतिघात, ठीक है ना। आघात मतलब चोट करना, प्रतिघात मतलब, तो ध्यान देंगे कि अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो जब लोग आघात करते हैं यानी कि चोट पहुंचाते हैं, तो बाहुबली का जो भी हीरो है, जो भी उसका अमरेंद्र समरेंद्र बाहुबली नाम है, ठीक ना, वो कहता है प्रतिघात, नहीं वो कटप्पा कहता है, कटप्पा कहता है प्रतिघात। प्रतिघात मतलब जवाबी कार्यवाही करिए, रिटेलिएशन, ठीक है। तो प्रतिघात मतलब आघात का विलोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एक शब्द वर्तनी अशुद्ध लिखी हुई है, तो वो आपको बताना है। कुमुदिनी हस्तलिखित आजीविका, तो अब आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है आजीविका, बाकी सही लिखा है हस्तलिखित होता है, कुमुदिनी होता है, और सत्याग्रह होता है। फिर आता है वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध है, एक सही लिखा हुआ है, जैसे निरहंकारी, ये गलत है। जागृत, अच्छा शुद्ध बताना, ठीक है। तो पैतृक जो है वो गलत है क्योंकि नीचे र लगता है, पैतृक लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है जागृत, तो जागृत होता है, इसमें भी नीचे र लगता है। और फिर है निदयी, तो निदयी तो कभी नहीं होता है, निर्दयी होता है। और यहाँ पर आता है निरहंकारी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निरहंकारी जो है वर्तनी की दृष्टि से सही है। अगला है एक शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है। कई स्टेटमेंट्स हैं। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक है इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो शोक है नहीं लिख कहा जाता, ये तो कभी नहीं कहे होंगे आप लोग भी कि शोक है आपने मेरे फ़ोन का उत्तर नहीं दिया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। हाँ ठीक है, दुख हो सकता है,
क्षोभ है, क्षोभ भी नहीं होता है, क्षोभ होगा तो मारने ही लगेंगे कि पत्र का उत्तर नहीं दे रहे हो। खेद है, ये बिल्कुल सही है कि असुविधा के लिए खेद है, एंड खेद इज डीपली रिग्रेटेड, ठीक है ना, कुछ करेंगे नहीं कि ट्रेन लेट हो गई है हमें खेद है, बस खेद मतलब ये होता है कि हम कह तो दिए लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो खेद है कि आपने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया है, ठीक है। तो डी जो है वो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला है कि जो जोता बोया ना गया हो उसको बोलते हैं अकृषक, अकृषित, ठीक है ना, मतलब जिस पर खेती ना की गई है उसको बोलते हैं अकृषित। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता उसको बोलते हैं ऊसर। सब कुछ खाने वाला, इसको बोलेंगे सर्वभक्षी, ठीक है, सब कुछ खाने वाले को बोलेंगे सर्वभक्षी। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके उसको बोलेंगे स्थावर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके उसको बोलते हैं स्थावर। बांका शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? वक्र होगा। बांका का क्या होगा? वक्र होगा। जैसे बांके लाल, बहुत पहले चुटकुले कहानी आती थी 90s में, बांके लाल आती थी, 2000 में भी आती थी, ठीक है। तो बांके लाल उनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो थोड़ा वक्र थी उनकी चुरकी, तो उनको अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पतन, पंसारी, पिटक, प्रहार। तो प्रहार तो है, ठीक है, पिटक भी है, पिटारा को बोलते हैं पिटक। पंसारी जो है ये नहीं है, ठीक है, पंसारी को बोलते हैं पर्णशालिक। तो याद रखेंगे पंसारी का जो तत्सम होता है वो होता है पर्णशालिक। तो ये इतना टेढ़ा था कि इसको बदलना बहुत ज़रूरी हो गया था, कि जो लोग भी वो आर्य उधर से आए थे आपके मध्य एशिया से, वो बोल नहीं पा रहे थे, उनकी ज़बान जो है टूट जा रही थी, गिर जा रही थी, कई दिन तक खाना नहीं खा पा रहे थे। तो पंसारी इनके लिए आसान था, नहीं तो जैसे बोले थे पर्णसा ऐसे टूट जा रही थी। तो पर्णशालिक नहीं होगा, पंसारी होगा। अगला है इनमें से तद्भव तत्सम का एक युग्म है, यानी कि एक ठो सही है बाकी सब गलत सलत है। तो पहले तद्भव और फिर तत्सम। जैसे कौड़ी का कपारदिक, ठीक है, कपारदिकी लिखा है तो कपारदिकी तो कभी नहीं होगा। जैसे ऋतिक का जबरदस्ती ऋतिकी नहीं बनाया जा सकता, तो कपारदिकी नहीं होगा, गलत है। फिर दूसरा आता है अपाहिज का आपाद हस्त, ठीक है ना, तो आपाद जो है वो गलत मुझे लग रहा है। तीसरा है गेहूं का गोधूम होता है, गोहूम नहीं होता है। चौथा है ओस का अवश्याय, तो ये बिल्कुल सही है, तद्भव। ओस का जो तत्सम होता है वो होता है अवश्याय, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन तद्भव तत्सम का, ठीक है। कौड़ी का होता है कपारदिका, कपर्दिका, कपर्दिका, ठीक है, कपर्दिका मतलब कपार जो है उसका फाटा हुआ है, कौड़ी ऐसे होती है, ठीक। अपाहिज का होता है अपाद हस्त, अपाहिज का क्या होता है दोस्तों? अपाद हस्त। ओस का होता है अवश्याय, और गेहूं का होता है गोधूम। तो ये पेपर ख़त्म हो चुका है। अब जो हम लोग पेपर करेंगे अगला, वो 2017 का करेंगे, हिंदी का पेपर, और लास्ट में हम लोग आलेखन के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा वीडियो है, रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।